Welcome back to our channel. Today we are diving deep into the fascinating world of grammar and language construction. We will be exploring the fundamental building block of every sentence. The parts of a speech, whether you are the seasoned grammar guru or just starting your linguistic journey. This video will provide valuable insights and practical tips on noun, verb, adjective, and more. So grab your notebook, because we are about to embark on an enlightening journey through the diverse and essential components of language. Let's get started. So, what is the parts of a speech? Parts of a speech refers to the categories or classes into which word in a language are traditionally classified based on their grammatical functions and relationship within sentences. There are typically 8 main parts of a speech in English, that is noun, verb, pronoun, conjunction, adverb, adjective, preposition, interjection. So, what is noun? A noun is a name. It indicates a person, place, animal, or thing. A noun may also a quality, an action, or a concept. There are following kinds of noun. अब नाउन क्या होता है? नाउन इसम एक नाम होता है, जैसे किसी का भी, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का, या उससे रिलेटेड कोई भी किसी जगह का जैसे नाम हो गया. अब जगह का नाम फॉर एग्जांपल मॉल है, तो अब हम मॉल भी कह सकते हैं. अब मॉल का कोई नाम है तो हम उसको उस तरीके से भी कह सकते हैं जो उसका एक प्रॉपर नेम है. अब उसमें मैं अगर कहूँ कि मेरे पास सिर्फ कोई भी मॉल, तो वो कॉमन नाउन में आएगा. और अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास कोई स्पेशल मैंने नेम लिया किसी मॉल का, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा. अब कोई चेयर है तो वो कॉमन नाउन में आएगी. अब ब्लू चेयर, तो फॉर एग्जांपल ब्लू चेयर वो प्रॉपर नाउन में आएगी. आम इसम और ख़ास इसम. A word that represents a person, place, thing or idea is called a noun. But common noun एक special, proper noun एक special noun को कहते हैं. और common सिर्फ वो किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैन, लॉयर, टीचर, बर्ड. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द नेम विच इज़ गिवन to a collection or person, place, things or animals is called collective noun. For example, family, nation, parliament, committee, group. एक ग्रुप की बात की जा रही है. कलेक्टिव नाउन किसी एक शख्स की बात की जा रही है, सिर्फ फादर, तो वह नाउन में आएंगे. ठीक है. और किसी पूरी फैमिली की बात की जा रही है, किसी नेशन की, पूरी कौम की बात की जा रही है. इसी तरह कमेटी, पार्लियामेंट, टीम, एक पूरी क्रिकेट टीम की बात की जा रही है. उसमें बहुत सारे एक कलेक्टिव ऑफ बहुत सारे लोग आ जाते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे पहले उसे कहते हैं जिसमें किसी की क्वालिटी बताई जा रही हो. द नेम विच इज़ गिवन टू अ क्वालिटी और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ abstract noun. Abstract noun are formed from adjectives, verb, and common nouns. For example, kindness, honesty, obedience, growth, childhood, womanhood, slavery, and bravery, etc. अच्छा, अब noun फर्दर क्लासिफाइड होता है काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में. जिस नाउन को हम काउंट कर सकें उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं. जिस नाउन को हम काउंट ना कर सकें उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. Now, what is a pronoun? A word used to replace a noun to avoid repetition. कि हम किसी अली के लिए बात कर रहे हैं, किसी लड़की के लिए बात कर रहे हैं, सो हम उसकी जगह कुछ और यूज़ करें बजाय इसके कि हम उसे बार बार रिपीट करें. या फिर किसी जगह के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी चीज़ के लिए. अब हम क्या यूज़ करना चाहिए?
शी, ही, अब लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, बहुत ज़्यादा लोग हैं दे, अपने आप को मिलाकर फिर और बाकी सारे लोगों को मिला के बात की जा रही है तो वी। अब प्रोनाउन में भी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। इसमें भी हमें देखना होता है कि अब सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना चाहिए, मैं, यानी उसके लिए आई लगेगा। अब ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहे हैं अगर, तो उसमें हम आई नहीं लगाएंगे, हम मी लगाएंगे। इट मीन्स मुझे, मुझे। पोजेसिव है तो माय, माइन हो जाएगा। प्लूरल है, ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा लोग हैं तो वी, हम। अब ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें, अस, आर, आर्स। मेरा या हमारा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर सिंगुलर है तो यू, तुम। प्लूरल है तो उसके लिए भी यू, तुम ही यूज़ करते हैं। यू, तुम्हें। एन में भी यू ही आता है ऑब्जेक्टिव के लिए। योर, योर्स, तुम्हारा। और थर्ड पर्सन के लिए सेकंड, किसी एक के लिए बात कर रहे हैं और मैस्कुलाइन हो, अब वो एक, सिंगल, वो मैस्कुलाइन है अगर तो ही है, वो मर्द के लिए, ही मर्द के लिए यूज़ करते हैं। हिज, यानी उसकी कोई चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, हिज हैट। इसी तरह शी तो शी, हर हैट, इस तरह हो जाएगा। हिज, हर, हर्स, कार, इस तरह। और फेमिनिन के लिए यूज़ कर रहे हैं, फेमिनिन हो गया, न्यूटर हो गया। इट, अब क्या, इट किसी बेजान चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इट्स, ऑफ इट हो गया। और प्लूरल है, प्लूरल के लिए दे यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्टिव है तो इसके लिए उसमें दैम आ जाएगा और देयर्स या फिर देयर आ जाएगा। एडजेक्टिव, a word which is used as a modifier of a noun or pronoun. और pronoun is called adjective. Adjective क्या है? किसी की क्वालिटी को बताना, किसी की क्वांटिटी को बताना, किसी के कोई नंबर है या कोई, अब कोई हम बात कर लें, अब उसकी भी अलग अलग हमारे पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, किसी शख्स के बारे में बता रहे हैं, वो कैसा है, कैसा दिखता है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है। he was tall, he was fat, he is fat और whatever. क्वांटिटी किसी चीज़ की, 1 डजन, 2 डजन, ये भी हो सकता है। कलर, वेदर के बारे में बता सकते हैं कि वेदर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, प्लेजेंट है। कोई नंबर बता सकते हैं। वर्ड, a word that expresses an action, occurrence or state of being, means describe the action. किसी भी तरह का कोई भी एक्शन जो नाउन कर रहा है या प्रोनाउन कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अब वर्ब भी 3 तरह की होते हैं कि एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अलग अलग। एक फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो कि कंटिन्यूस चल रही होती है, वो टेंसेस में पढ़ेंगे आप। नाउ जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब कहलाता है। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू गिव एडिशनल मीनिंग, यानी जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। मोस्टली वर्ब, एडवर्ब के साथ ly वर्ड ज़्यादा होते हैं। ly वर्ड्स, लेटली, प्लेफुली, एग्रीबली, अनफॉर्चुनेटली, क्लियरली। और उसके बारे में अगर कोई भी चीज़ कैसा काम किया जा रहा है तो उसके बारे में बताया हुआ हो थोड़ा और एडिशनली, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। preposition is a word that connect a noun or pronoun with another word in the sentence and establishes the relationship between them. The noun or pronoun introduced by the preposition is called the object of preposition. A preposition with its object is called prepositional phrase. अब preposition होता क्या है? कोई भी
जगह के बारे में बताना। अब जगह क्या, एक बॉल है, वो टेबल के ऊपर है, उसकी कंजक्शन इज यूज्ड फॉर 2 सेंटेंसेस। 2 सेंटेंसेस के बीच में अगर हम कोई वर्ड लगा दें, बट, एंड, और, सो, तो वो एक पहला जो सेंटेंस है उसके अगला वाला सेंटेंस। इंटरजेक्शन मीन्स किसी की भी फीलिंग बताना, कोई भी फीलिंग, ओह, अलास, शिट, आउच, हुर्रा, ब्रावो, वेल, कोई फीलिंग एक्सप्रेस करना, कोई भी इमोशंस। This video is here to guide you through the world of articles. Articles might seem small, but they play a big role in shaping your sentence and communication. In this lesson, we will explore the different types and provide you with practical examples to help you with your usage. So, if you are ready, so let's get started. And the सबसे पहले किसी स्पेशल, कोई भी स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, when a listener or reader knows which particular things or people to refer to. That example, for example, कोई भी शर्ट से रिलेटेड मैं अगर कहूँ तो I just bought a new shirt. The shirt was quite expensive. किसी स्पेशल शर्ट के बारे में बात हो गई कि वो शर्ट एक्सपेंसिव थी. अच्छा, अब किसी जगह के बारे में, कोई स्पेशल जगह के बारे में बता रहे हैं, या फिर किसी नाम से पहले, किसी बिफोर द नेम ऑफ दोज थिंग्स हु आर यूनिक of their kind. For example, the sun rises in the east, and it is also used for before the geographical directions and groups of island, rivers, name of river, mountains, oceans, and special places like Bachahi Mosque or something like that, and much more. So N पर आते हैं. N और A कहाँ यूज़ होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. कि कॉन्सोनेंट, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि भाई वॉवल क्या होते हैं. वॉवल, अब वॉवल किसे कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल होते हैं. इसके अलावा बाकी जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू के साथ एन लगाते हैं हम, हमें ये पता है. इसी तरह जब किसी वॉवल की साउंड आ रही होती है तो उसके साथ भी हम एन ही लगाते हैं. अब यहाँ पे किसी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही होती है जबकि उसके आगे वॉवल लिखा हुआ होता है तो फिर भी हम उसके आगे आ ही लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूनिकॉर्न. सो यूनिकॉर्न आवाज़ क्या आ रही है तो इधर यू, बट इधर हम आ लगाएंगे. और अगर हम इधर अम्ब्रेला लिखें तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे. अब ए, ई, आई, ओ, यू, इसकी साउंड्स क्या हैं. सबसे पहले इसकी साउंड है ए, एफ फॉर एप्पल. ए, इसकी ए यानी एलिफेंट. ई, इसकी साउंड होती है ई, बट आइसक्रीम है, आइसक्रीम के साथ भी एन ही लगता है, आइसक्रीम. ओ, ऑक्टोपस. यू से अम्ब्रेला. अ की साउंड आ रही है बट इधर अ की साउंड नहीं आई. फॉर एग्जाम्पल, इधर हमारे पास मैं को एम ए, ही इज़ एन एम ए, कि उसने एम ए की डिग्री कर ली. एम ए. ऑनेस्ट भी लिख सकते हैं, ऑनेस्ट. और तो इस सब के आगे एन आएगा.
So बस खत्म. Hello everyone and welcome back to our channel. Today we are diving into deep the world of preposition, whether you are a student struggling with grammar or just someone looking for a brush up on their language skills. You are come to the right place. In this video we will explore the usage and provide you practical examples that will make prepositions a breeze. So without further ado, let's get started. Rules which are generally adopted for the usage of common preposition are following. First of all, about या जो भी preposition है वो हम कहाँ, कब और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. about. अब about हम किसी ऐसे ख़ास मौजू के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी ख़ास जगह के लिए यूज़ करते हैं, किसी ख़ास जगह के हिस्सों के लिए, स्टेट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, और किसी चीज़ के लिए, किसी के पर्सन के नेचर के लिए, नेचर ऑफ अ पर्सन और थिंग के लिए, तो हम वहाँ पे अबाउट यूज़ करते हैं. She said something about leaving the city. Naturally, my mother wanted to know about it. What I like about the movie is the dialogue. There is something really odd about Saima. Now above हम किसी की एक्सप्रेस सुप्रीमेसी के लिए यूज़ करते हैं, किसी के ज़्यादा होने का, किसी के बड़े होने, किसी के ओहदे का बड़ा होने का, या फिर किसी की बर्तरी जाहिर करने के लिए. गॉड इज़ अबव एवरीथिंग. गॉड से रिलेटेड बात हो रही है तो गॉड हर चीज़ से बड़ा है. Our office is above the hairdresser. Next, along. We are driving along the main highway of the city. Sorry. Along हम किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी शय की दूसरी के साथ मौजूदगी के बयान के लिए. We are driving along the main highway on the city. The conductor came hurrying along the corridor. The bathroom is just along the corridor of my room. Now among हम ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे किसी शख्स, बहुत सारे अशख़ास मीन्स बहुत सारे शख्स की जमा होती है अशख़ास, और अशिया यानी बहुत सी चीज़ों को, शय की जमा होती है अशिया. शख्स या बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज़ों के दरमियान यानी उनके बीच मकाम को ज़ाहिर करें, यानी बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ें उसके दरमियान की किस चीज़ को ज़ाहिर करें. The girl quickly disappeared among the crowd. I could hear voices coming from somewhere among the bushes. Now, at का इस्तेमाल हम कब करते हैं और किस जगह पे यूज़ होता है. सबसे पहले तो प्लेस, टाइम, कोई भी जगह, उसके लिए यूज़. She arrives in the office at 4 o'clock time. At 300 a kilogram. बीफ से रिलेटेड बात हो रही है इधर. यहाँ पे सलमा जो है कोठरी के पास, कोठरी ये जगह का नाम है, तो यहाँ पे एट लिखा हुआ है, एट यूज़ हो रहा है. वी शैल मीट अगेन एट डिनर. बिफोर किसी ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे हमें किसी उस चीज़ के मुकाबले में कोई बात हो रही हो या उससे पहले की बात बताई जा रही हो. बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर इस चीज़ से पहले ये हुआ. आई यूजुअली टेक अ बाथ बिफोर हैविंग अ ब्रेकफास्ट.
He arrived home before me. In it means बॉल बॉक्स के अंदर है तो हम इन यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे बॉल जो है बॉक्स के ऊपर है तो हम ऑन यूज़ करेंगे. कोई भी चीज़ प्रेपोजिशन कहते किसे? प्रेपोजिशन मीन्स कि कोई भी पोजीशन बताना किसी चीज़ की. दो बॉक्सेस हैं, उसके बीच में एक बॉल है तो इट मीन्स बिटवीन, पोजीशन बता रहे हैं. एक टेबल है, उसके नीचे एक बॉल है तो अंडर, उसकी पोजीशन बता रहे हैं. इसी तरह फर्दर और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं. बिहाइंड, फ्रॉम, फॉर, ड्यूरिंग, सबकी अपनी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं. बट इसके लिए हम इनसाइड और ऑन आउटसाइड भी यूज़ कर सकते हैं. Hey viewers, so today, whether you are a student aiming to improve your essay, a budding writer looking to adapt to your storytelling, our topic is about kinds of sentences, and first of all, how many types of sentences? There are different types of sentences like affirmative sentences, negative sentences, simple sentence, imperative sentence, conditional, passive, and direct speech sentence, optative sentence, assertive sentence, interrogative or whatever, interrogative sentence, compound sentence, active voice sentence, direct speech sentence, or exclamatory sentences. So what is affirmative sentence? वो सेंटेंस जो कि हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस बन रहा है, यानी कि कोई भी बात हमने जस्ट सिंपल वर्ड्स में कह दी. ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली. अब अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारे पास अफर्मेटिव और असरेटिव दोनों सेम होते हैं. ऐसा नहीं होता. इसी तरह हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है. वो अब ही रीड्स लिखा हुआ है तो इसको मैं नेगेटिव भी कर सकती थी. और असरेटिव सेंटेंस है शी हेल्प्स द पुअर, द पुलिस कॉट द थीफ. अब ये हमारे पास यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मतलब हो सकता है. और ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है. असरेटिव सेंटेंस में डिक्लेरेटिव होता है मोस्टली, कि कोई बात बताई जा रही होती है और उसको चीज़ को डिक्लेयर किया जा रहा होता है. और इसमें वर्ब यूज़ किया जा रहा होता है, एक्शन वर्ड. और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास किसी भी चीज़ को मना कर देना, नॉट यूज़ किया जा रहा हो, तो वहाँ पे हम उसे ये कहेंगे कि ये किसी भी चीज़ में किसी चीज़ से रिलेटेड मना किया जा रहा है, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, इनकारिया जुमला. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं और इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं. अब ये क्या है? इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया था, इंटेरोगेशन, पंक्चुएशन, ऐसे क्वेश्चन मार्क होता है. तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी सवाल है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. इस सवाल को हमने, यानी ये सेंटेंस क्या होगा जब भी हमारे आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, तो इट मीन्स ये हमारे पास इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. डज शी कुक फूड, डिड दे गो द स्कूल येस्टरडे. तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब उसका जवाब जो भी है, बट ये एक सवाल है. सिंपल सेंटेंस किसी सादा जुमले को कहते हैं, उसके अंदर ना कोई दो सेंटेंस मिले हों, ना वो बस अपनी एक पूरी बात कंप्लीट हो रही हो उसके अंदर. दीज सेंटेंस एक्सप्रेस ओनली वन कंप्लीट थॉट. ही इज़ अ सक्सेसफुल प्लेयर. द टेबल इज़ मेड ऑफ मार्बल. और कोई दूसरी बात नहीं. 2 and 2 makes 4. अपनी ये सेंटेंस अपनी इस पूरी बात में मुकम्मल हो जाता है. कंपाउंड सेंटेंस, all those sentences which contain a main clause and one or more subordinate clauses with
ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोई भी दो जुमले मिलाए जा रहे हैं, कोई भी दो बातें मिलाई जा रही हैं। ही वेंट टू विजिट हिम ऑल्दो ही हैड बीन अनफ्रेंडली टू अस। जैसे दो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, इसी तरह दो कंपाउंड सेंटेंसेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस को मिलाया जाए तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में या तो किसी को कमांड दिया जा रहा हो या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही हो या उसे एडवाइस दी जा रही हो, तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो ऐसे सेंटेंसेस बोले जाएंगे या लिखे जाएंगे या पढ़े जाएंगे तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो अब ये किसी को बताया जा रहा है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, कमांड दिया जा रहा है। और किसी से रिक्वेस्ट की जाए कि प्लीज़ गिव हिम रुपीज़ था, यानी 1000 रुपीज़ चाहिए उसको, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लोज़ द विंडो, ये भी एक कमांड में आता है। कोई एडवाइस दे रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड किसी को, जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स, ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एंड कंडीशनल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो कि हमारे पास अव्वल तो कंडीशनल सेंटेंस अलग अलग तरह के होते हैं, बट कोई भी सेंटेंस जिसका हमारे पास कोई भी उसकी कंडीशन बन रही हो, कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ ही स्पीक्स द ट्रुथ आई विल नॉट गिव हिम द पनिशमेंट। क्या हुआ इसका मतलब कि हमारे पास हमने कुछ एक सेंटेंस लिख दिया, अब कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर दो सेंटेंस बन रहे हैं। अब क्या यहाँ पे अगर उसने सच बोला तो अब आगे क्या होगा, वो एक कंडीशन है कि आगे फिर कुछ भी हो सकता है कि मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। अगर उसने सच बोला तो मैं उसे पनिश नहीं करूँगा, या मैं उसे कुछ भी उसकी कोई भी कंडीशन उसके आगे हो सकती है। व्हेन आई शैल गो टू द मार्केट आई वुड ब्रिंग द बुक्स फॉर यू, कि भाई अब वो जब जा रहा है मार्केट तो क्या हो सकता है, क्या पता वो तुम्हारे लिए बुक्स लेके आए या वो अपने लिए कुछ लेकर आए। तो कोई भी कंडीशन जो सेंटेंस में बताई जा रही हो तो उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंस तो वो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं इसको कि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट हु हैज़ बीट, लेकिन वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, वो नॉर्मल किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। पैसिव वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस, अब एक्टिव और पैसिव में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास इधर सब्जेक्ट को फोकस किया जा रहा होता है और ऑब्जेक्ट एंड में होता है। यहाँ पे ही यानी उसने, अब उस लड़के के बारे में बात करें और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो वो एंड में आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट को इतना फोकस नहीं करते जबकि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑब्जेक्ट पहले होता है कि अब यहाँ पे क्रिकेट था तो यहाँ क्रिकेट पे पहले बात हो रही होगी, पहले उससे रिलेटेड पहले बात की जा रही होगी। क्रिकेट खेला उस लड़के ने कि भाई फॉर एग्जांपल अली ने क्रिकेट खेला तो फिर क्रिकेट खेला अली ने। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो कि अगर मैं किसी की बात को एज इट इज़ सेम टू सेम इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूँ या बोल दूँ, कह दूँ, किसी को बता दूँ, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि ही सेड टू मी योर सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच ये होती है कि अगर मैं किसी को अपनी बात किसी और की कही हुई बात ऐसे बताऊँ अपने अल्फाजों में कि ही टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई वर्क वेल। और अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ पुट हो जाए कि अब इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जैसे बताया था कि भाई इंटरजेक्शन वो कि कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करना, तो हुर्रा अलास। इसी तरह हमारे पास कोई भी सेंटेंस ऐसे चौक के बोला जा रहा है कोई हैरत से, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस या ब्रावो, या फिर हाउ इट इज़ दिस पॉसिबल, जो भी कि अब इंटरजेक्शन है हुर्रा अलास, ओह
कोई भी फीलिंग बताई जा रही है, ब्रावो, खुशी खुशी की फीलिंग बताई जा रही है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक्सक्लेमेशन जहाँ यूज़ हो जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो कि उसके अंदर हमारी कोई भी एक्सप्रेस हो रही हो विश या कोई भी डिज़ायर या कोई नीड से रिलेटेड, मे यू, या फिर कोई दुआ, किसी को दुआ दी जा रही हो, मे यू लिव लॉन्ग, या कोई विश की जा रही हो। वुड कब यूज़ होता है? जब कोई भी इमेजनरी बात की जा रही, तो वुड दैट आई वर रिच। अब वर आई के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज लगता है, बट यहाँ पे वर तब यूज़ करते हैं जब हमारी कोई भी हम विश से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि वो इमेजनरी है हमारे लिए। वुड दैट यू वर सक्सेसफुल, मे गॉड पैर्डन दिस सिनर, मे गॉड prosper him. Now talking about formation of affirmative sentences, the sentence which is made positive in comparison of negative, कि वो positive वो comparatively negative sentence के are called affirmative sentence. The rules of making affirmative sentences from their negative form are following. If do not is present in the sentence, then it is removed from the sentence without making any other change in the sentence. I do not think that she is right. I think that she is right. अब do not तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, यानी ओमिट हो जाएगा, उसको निकाल बाहर करते हैं, बिल्कुल निकाल देंगे। We do not make a fun of others. We make a fun of others. They do not water the plants regularly. They water the plant regularly. Okay, next. If does not is present in a sentence, then it is removed from the sentence. तो इसको भी पूरा हटा देंगे। आफ्टर यानी नेगेटिव है तो उसको हमने सिंपल सेंटेंस बनाना है। शी डज़ नॉट ब्रिंग अ मोबाइल फ़ोन हेयर, शी ब्रिंग्स अ मोबाइल फ़ोन हेयर। अब यहाँ पे जो ई एस था ना, इसको ऐसे सपोज कर ले कि वो एस इसके अंदर लग गया और इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो हम इसका एस हटा के डज़ में, यानी वो डज़ लग जाता है तो फिर यहाँ पे नीड नहीं रहती उसके एस लगाने की। इसी तरह जैसे अब ये डिड है, अब आगे का हमें उसके एक्ट लिखा हुआ है तो इसको हमने इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनानी पड़ेगी इसको, क्योंकि हम डिड नॉट पूरा ही हटा रहे होंगे। यहाँ पे हमने डज़ नॉट पूरा हटाया है। शी ब्रिंग्स अ मोबाइल फ़ोन हेयर, ही डज़ नॉट टेल अ लाई इन योर प्रेजेंस, ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। यानी वो चीज़ जुमला वो नेगेटिव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये ना एक जुमले में बताया जा रहा है कि ये चीज़ नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ था, नहीं हुआ है, नहीं होगा, इस तरीके से बात बताई जा रही है। तो उसको हमने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाना है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाए। नाउ if only not is present in a sentence, then it is just removed without making any further change in the sentence. यानी not हट जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ज़ाहिदा is not doing a job in school, ज़ाहिदा is doing a job in school. He will not buy a motorbike for you, he will buy a motorbike for you. It is very interesting and very easy. Affirmative sentence बिल्कुल negative sentence से अलग होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस यानी यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट की कहीं पे भी जगह नहीं होती। नाउ इट्स डन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। द सेंटेंस विच आर मेड पॉजिटिव इन कंपैरिजन ऑफ interrogative sentences or interrogative sentences are called assertive sentences. The rules of making assertive sentences from their respective interrogative sentences. It means कि अगर भाई एक जुमला इंट्रोगेटिव में बना हुआ है और उसमें से उसके अंदर से हम उसका सवाल होना ख़त्म करते हैं तो वो असरेटिव जुमला बन जाता है। कैसे? If do is present in an interrogative sentences, then it is removed from the sentence with the question mark. अब इसको question mark भी हटा देंगे और do भी हटा देंगे अगर किसी जुमले में do होगा interrogative sentences में। Do I take something from your cupboard? तो वो क्या हो जाएगा? do हट गया, omit हो गया और यहाँ से ये question mark हट गया। I take something from your cupboard, यानी सवाल तो ख़त्म, बस मैं ले रहा हूँ तो ले रहा हूँ तुम्हारी कबर्ड से। Do we make a mess in our room? We make a mess in our room.
बिल्कुल सवाल ख़त्म, बात बताई जा रही है, सिंपल सेंटेंस हो गया. इसी तरह अगर इफ़ डस इज़ present in an interrogative sentence, then it is removed along with this question mark. S or es is added to the first form of verb. first form of verb होगी तो उसके अंदर add कर देंगे, और अगर first form of verb नहीं होगी तो add नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही as it is रख देंगे. अब first form of verb है तो s वहाँ add कर देंगे और does हटा देंगे. Does she call her friend at home? She calls her friend at home. बस वो कर रही है, कॉल तो कर रही है, ऐसा. इसका सवाल होना ख़त्म हो गया कि ये कोई सवाल नहीं है. डज़ ही वर्क इन अ प्राइवेट फर्म? ही वर्क्स इन अ प्राइवेट फर्म. बिल्कुल एक असरेटिव सेंटेंस बन गया, सिंपल एक. और अगर डिड लगा होगा, इफ़ डिड इज़ present in an interrogative sentences, then it is removed along with the question mark, और उसका question mark भी हट जाएगा. second form of verb is used after removing did from the सेंटेंस. अब यहाँ पे डज है तो इट मीन्स आगे की फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी. यहाँ पे डू है तो अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगी हुई होगी, लेकिन उसके साथ जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल या आई हो सकता है, और इसके अंदर सिंगुलर ही होगा सब्जेक्ट. यहाँ पे डिड है तो इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही होगी. डिड ही कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम? ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम. तो ये एक पास्ट टेंस की बात, सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस बन गया. डिड शी नो हिम ओनली बाय हिज नेम? शी न्यू हिम ओनली बाय हिज नेम. नाउ टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज. इफ अ हेल्पिंग वर्ब is present before the subject is an interrogative sentence, then it is placed after the subject. The question mark is also removed from the sentence. Is he reading a book on politics? He is reading a book. He is reading a book on politics. Was she cleaning the dishes in kitchen? She was cleaning the dishes in kitchen. Are they working on a new project? They are working on a new project. अब s है, es है, is है, was है, are है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, was, were, will, could, had, will, कोई भी, तो उसका सब्जेक्ट हमारे पास पहले आ जाएगा और उसका जो हेल्पिंग वर्ब था वो उसके बाद चला जाएगा, और ing फॉर्म भी चेंज हो जाएगी. ing फॉर्म वही रहेगी बट जो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा. सिर्फ इतना सा ही काम होगा कि ही और इज़ एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी उनकी जगह चेंज हो जाएगी. नाउ देन अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, देयर आर 5 रूल्स, बट okay, start. Rule number 1, if the verb is only am, is, are, was, were, has, have or had, we place these verb before the subject and question mark at the end. अब क्वेश्चन है तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, बट हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सबसे पहले ले आएंगे और आई एम से वो एम आई हो जाएगा और आर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क. अगर इज़, एम, आर, वॉज, वर ये हेल्पिंग वर्ब है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे और फिर उसका सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और फिर एंड में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ही इज़ अ फूल, इज़ ही अ फूल, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इज़ ही माई फ्रेंड, व्हाटएवर, बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड. ही वॉज अ म्यूजिशियन, वॉज ही अ म्यूजिशियन. सो दैट्स द फर्स्ट रूल. Number 2, if the verb consists of 2 or more words, we place first auxiliary verb before the subject and question mark at the end. अब मैंने जैसे बताया कि भाई अब interrogative sentence it means question mark, तो question mark तो लगेगा end में. अगर हमारे पास कोई भी 2 helping verb है तो क्या होगा? We have been punished, have we been punished. तो हमारे पास यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब थे और यहाँ पे जो वही हेल्पिंग वर्ब था हैव, हैज़, हैड, वो वाला वॉज, वही आगे वही स्टार्टिंग में आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा. ही इज़ रनिंग, इज़ ही रनिंग. आई शैल पोस्ट दिस लेटर, शैल आई पोस्ट दिस लेटर, और क्वेश्चन मार्क. नंबर 3,
if the verb is in present indefinite tense and its subject is plural in numbers, then we place do before the subject with question mark at the end. Question mark तो लगेगा end में. They go to school. Do they go to school? You want a new bag? Do you want a new bag? Want? Boys play football. Do boys play football? We love our country. Do we love our country? Or if the verb is in present indefinite tense and its subject is singular in number, then we place does before the subject with question mark at the end and drop final s or es from the verb. She likes mangoes. Does she like mangoes? Ali locks the door. Does Ali locks the door? Lock the door, sorry. मतलब ये ऐसे है तो समझ ले यहाँ पे इसका ऐसा आ गया. सारा स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल. डज सारा स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. Rule number 5. If the verb is in past indefinite tense, we place the second form of verb in first form and place did before the subject with question mark at the end. यानी अब अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक सेंटेंस है तो उसका क्या होगा. उसमें हमने ईडी लगा हुआ है या कोई भी रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है या इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो शी लाइक्ड मैंगोज तो फिर डिड हो जाएगा. अब इसको पास्ट भी रखना है तो डिड यूज़ होगा. डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा. शी लाइक ईडी मतलब ईडी या फिर डी हट जाएगा और मैंगोज और क्वेश्चन मार्क. अली लॉक्ड, अब ये ईडी लगा हुआ है इसमें. अली लॉक द डोर. डिड अली लॉक द डोर? सारा स्पोक इंग्लिश वेरी वेल. डिड सारा स्पीक इंग्लिश वेरी वेल? Now we're talking about negative sentences, that how to make a negative sentence in any tense. So rules, there are 5 rules that we have follow. The rule number 1 is if the verb is only am, is, are, was, were, has, have or had, it means helping verb, we place not after the verb. He is my best friend. अब यहाँ पे is है तो हमने यहाँ पे इसके बाद not लगा दिया. He is not my best friend. You are my class fellow. You are not my class fellow. I am hungry. I am not hungry. Rule number 2. If the verb consists of 2 or more words, we place not between them. Shall और help. अब shall और help के ये 2 वर्ब हैं हमारे पास और इसके बीच में not लग जाएगा. I shall not help her. He is running very fast. He is not running very fast. You have been punished. You have not been punished. Rule number 3. If the verb is in present indefinite tense, अगर present indefinite tense में होगा तो उसके साथ and its subject is plural और उसका subject plural होगा. यानी we, they, you भी plural के लिए यूज़ करते हैं. कोई भी 2 नाम plural in numbers, we place do not before the verb. Means we play football, we do not play football. You take tea twice a day, you don't take tea twice a day. They live in that house, they do not live in that house. Number 4. If the verb is in present indefinite tense and its subject is singular, अब ये singular में है, now it's singular in number, we drop final s और es. यानी हम s और es को drop कर देंगे, मतलब हटा देंगे और from the verb and place does not before it और उसके पहले हम does not लगा देंगे. She leads a simple life. She does not lead a simple life. यहाँ से s हट के समझ लें यहाँ पे लग गया. Boy goes to the shop but boy does not go to the shop. Sorry, it was boy. She sings a song. She does not sing a song. Now rule number 5. The last rule. If the verb is in past indefinite tense, we place didn't
or did not before the verb and change the verb in its first form. We went to school. अब यहाँ did लग जाएगा और ये went फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा. went, go, went, gone. go is the first form of verb, then second form of verb is went. We went to school. We did not go to the school. Go to school. You wrote a letter. You did not wrote a letter. She told the truth. She did not tell the truth. Now the end. Talking about interrogative sentences or interrogative sentences. There are 5 rules, but okay, start. Rule number 1. If the verb is only am, is, are, was, were, has, have or had, we place these verb before the subject and question mark at the end. अब क्वेश्चन है तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, बट हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सबसे पहले ले आएंगे और आई एम से वो एम आई हो जाएगा और आर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क. अगर इज़, एम, आर, वॉज, वर ये हेल्पिंग वर्ब है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे और फिर उसका सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और फिर एंड में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ही इज़ अ फूल. इज़ ही अ फूल. ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. इज़ ही माई फ्रेंड. व्हाटएवर, बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड. ही वॉज अ म्यूजिशियन. वॉज ही अ म्यूजिशियन. So that's the first rule. Number 2, if the verb consists of 2 or more words, we place first auxiliary verb before the subject and question mark at the end. अब मैंने जैसे बताया कि भाई अब interrogative sentence it means question mark, तो question mark तो लगेगा end में. अगर हमारे पास कोई भी 2 helping verb हैं तो क्या होगा? We have been punished. Have we been punished? तो हमारे पास यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब थे और यहाँ पे जो वही हेल्पिंग वर्ब था हैव, हैज़, हैड, वो वाला वॉज, वही आगे वही स्टार्टिंग में आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा. ही इज़ रनिंग. इज़ ही रनिंग? आई शैल पोस्ट दिस लेटर. शैल आई पोस्ट दिस लेटर और क्वेश्चन मार्क. नंबर 3, इफ़ द वर्ब इज़ इन present indefinite tense and its subject is plural in numbers, then we place do before the subject with question mark at the end. Question mark तो लगेगा end में. They go to school. Do they go to school? You want a new bag. Do you want a new bag? Wanna or want. Boys play football. Do boys play football? We love our country. Do we love our country? Or if the verb is in present indefinite tense and its subject is singular in number, then we place does before the subject with question mark at the end and drop final s or es from the verb. She likes mangoes. Does she like mangoes? Ali locks the door. Does Ali locks the door? Lock the door, sorry. मतलब ये ऐसे तो समझ ले यहाँ पे इसका ऐसा आ गया. सारा स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल. डज सारा स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. रूल नंबर 5, if the verb is in past indefinite tense, we place the second form of verb in first form and place did before the subject with question mark at the end. यानी अब अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक सेंटेंस है तो उसका क्या होगा? उसमें हमने ईडी लगा हुआ है या कोई भी रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है या इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो शी लाइक्ड मैंगोस तो फिर डिड हो जाएगा. अब इसको पास्ट भी रखना है तो डिड यूज़ होगा. डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा. शी लाइक ईडी मतलब ईडी या फिर डी हट जाएगा और मैंगोस और क्वेश्चन मार्क. अली लॉक्ड. अब ये ईडी लगा हुआ है इसमें. अली लॉक द डोर. डिड अली लॉक द डोर? सारा स्पोक इंग्लिश वेरी वेल. डिड सारा स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. नाउ टेंसेस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहें एक ही बात है. इसी तरह हमें प्रेजेंट टेंस में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म
आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, रेगुलर वर्ब्स होती हैं और रेगुलर वर्ब्स होती हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि ही, शी, इट और कोई भी नाम, तो उसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगाना पड़ेगा। जैसे कि प्ले है तो प्ले से पी एस लग जाएगा उसके साथ, और गो है तो गो के साथ ई एस लग जाएगा। और अब प्लूरल है तो हमारे पास प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब खुद ही पूरी वही लगाएंगे, उसमें कोई भी एस नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही बाइंड्स द बुक्स। अब यहाँ पे हमारे पास एस आ रहा है, जबकि क्योंकि यहाँ पे ही आ रहा है, ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउ शी इज़ ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी राइट के साथ एस आ रहा है, राइट स्टोरी। आसिफ एक सिंगुलर है तो आसिफ के साथ भी एस आ रहा है यहाँ पे वर्ब में। किक्स द बॉल। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए दे, वी, यू, आई एंड कोई भी नेम। अब आई प्लूरल नहीं है, बट उसके साथ भी यहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे कि आई मेक अ चार्ट, दे गो टू स्ट्रीट, वी वॉक द गार्डन, साद एंड सरमद वॉक इन कंपनी। अब यहाँ पे दो नाम आ गए, वी भी आ गया, दे भी आ गया और आई भी आ गया। सिर्फ आई एक ऐसा सिंगुलर से, अच्छा यू जो है, यू हम किसी भी एक शख्स को भी कह सकते हैं और किसी ज़्यादा लोगों को भी कह सकते हैं, तो यू हमारे पास प्लूरल में भी कंसिडर। व्हाट इज़ पास्ट टेंस? Past tense used to tell, convey information about what happened in the past. जो चीज़ पास्ट में गुजर चुकी है उसके बारे में पास्ट टेंसेस में बताया जा रहा होता है। अब पास्ट टेंसेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। It means past tense always used to report someone about something which happened in the past. Present simple, present progressive, past perfect and progressive. Past simple, it talks about an action which happened in the past and does not have any relation or concern with present. जिसका कोई भी ताल्लुक प्रेजेंट से ना हो और वो चीज़ गुजर चुकी हो, वो एक्शन हो चुका हो, उसे हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, जो कि सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास डिड क्यों लगा कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव अलग से समझा देंगे। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब, यानी कि यहाँ पे नॉट की साइन आ गई, यानी कि ये नेगेटिव है, यानी इस चीज़ में किसी भी ना होने के बारे में बताया जा रहा है कि ये चीज़ नहीं हो। इंटेरोगेटिव, अब डिड आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इंटेरोनेगेटिव में क्या होगा, वो सवाल होगा और वो भी नॉट में होगा, यानी वो नेगेटिव होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी। एग्जाम्पल, इट रेन्स येस्टरडे नाइट। अब कल रात की बात हो रही है। He went to college this morning. वो आज सुबह कॉलेज गया था, यानी वो बात अब ख़त्म, उससे अभी प्रेजेंट से रिलेटेड कुछ भी, प्रेजेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ का, वो चीज़ हो चुकी और ख़त्म। He did not, अब नॉट में आ गया, नेगेटिव हो गया। He did not go to college this morning. Did he go to college this morning? अब ये सवाल पूछा जा रहा है, asking. Someone is asking about him.
Did he not go college to this morning? अब ये सवाल नेगेटिव पे पूछा जा रहा है कि क्या वो कॉलेज नहीं गया था. It always talks about prediction or changes. In every talk, there would be a chance of do's or don'ts. फ्यूचर में कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट की जा रही होती है कि या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी, या तो वो चीज़ हो जाएगी या वो चीज़ नहीं होगी. कंडीशनल. If it talks about an action which will happen in the future or an action on which we have chances of happening or not, कि वो चीज़ हुई या होगी या नहीं होगी फ्यूचर में. अब इसके फॉर्मूले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव. सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल आएगा उसके साथ, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव में हो जाएगा, इसके साथ नॉट आ जाएगा. इंटेरोगेटिव विल शैल, विल लगा देंगे या शैल लगा देंगे हेल्प एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इंटेरोनेगेटिव में विल शैल पहले आ जाएगा. इसी तरह यहाँ पे जो इंटेरोनेगेटिव में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया था, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा, सब कुछ सेम आएगा, बट यहाँ पे एक नॉट का एडिशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वो लोग कल मार्केट जाएंगे. अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, एक बात कर रहे हैं कि भाई वो लोग कल मार्केट जाएंगे, तो उसका टेंस क्या बनेगा? दे विल गो टू मार्केट टुमारो. मैं कल सुबह 1 घंटा पढ़ूँगा. अब ये हो भी सकता है कि कोई सुबह 1 घंटा पढ़े या ना पढ़े. एक प्रेडिक्ट किया है एक बात कि हाँ ये हो सकता है कि मैं ऐसा कर लूँ. आई विल स्टडी 1 hour टुमारो मॉर्निंग. हमारे टीचर कल अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे. आवर टीचर विल टीच अस English tomorrow. Present continuous tense is am are. अब present continuous tense में helping verb as a helping verb हम is, am और are लगाते हैं, और इसमें fourth form of verb लगती है, ing form भी कहते हैं उसको. कहाँ पे? After helping verb. Interrogative sentence में एम और आर आगे आ जाता है, पहले आ जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाता है. इसी तरह हमारे पास अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर इज एम आर आ रहा है, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ही लगती है, तो वो फोर्थ फॉर्म बनती है. ऑब्जेक्ट, देन नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यही प्लस आईएनजी, या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें. गोइंग हो जाएगा, गो है तो वो गोइंग हो जाएगा, तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी, प्लस फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं इसको और इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे क्वेश्चन मार्क. कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, और ये चीज़ कंटिन्यूस होती है. प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स यानी अभी जो काम हो रहा है वो चीज़ कंटिन्यूस है, वो चीज़ चल रही है अभी. कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, अभी की बात हो रही है. इज़ ही टेकिंग एडमिशन इन अ कॉलेज, अब ये इंटेरोगेटिव हो गया. शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, तो अब यहाँ पे ये नॉट आ गया, इट मीन्स ये नेगेटिव हो गया. अहमद इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अहमद इज़ प्लेइंग क्रिकेट. अब आई है तो आई के साथ हम एम लगाते हैं. कोई भी सिंगुलर है
कोई भी हमारे पास ही है, शी है, तो उसके लिए हम, या फिर कोई नाम है उसके साथ हम इज़ लगाएंगे। और कोई भी ज़्यादा लोग हैं, वी, दे यूज़ कर रहे हैं हम, या यू के लिए भी आर लगाएंगे। और यू हम किसी एक शख्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। शाजिया इज़ नॉट टेलिंग अ लाई, आर दे नॉट लिविंग इन द सिटी। अब ये इंटेरोनेगेटिव हो गया। यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस, यहाँ पे वॉज और वर यूज़ करते हैं, फिर इसमें यहाँ पे हम वही आईएनजी फॉर्म यूज़ कर, कंटिन्यूस मीन्स आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। नेगेटिव है तो नेगेटिव में वही नॉट आ जाएगा वॉज और वर के बाद। अब वॉज और वर कहाँ यूज़ करते हैं? अब इंटेरोगेटिव है तो वॉज और वर स्टार्टिंग में आ जाएंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था। अब यहाँ पे एक बात ये है कि वॉज और वर किसके साथ आएगा? यहाँ पे कोई भी सिंगुलर हो, आई भी, यहाँ पे आई वॉज, आई के साथ वॉज आएगा। आई वॉज रेनिंग हैविली येस्टरडे, इट वॉज रेनिंग हैविली येस्टरडे, सॉरी ये आई नहीं है। अच्छा, आई के साथ भी वॉज आएगा, +1 हमारे पास शी, ही, जो भी सिंगल है किसी का भी नाम, तो उसके साथ वॉज आएगा, प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद वर्ड किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ आएगा। और अब सेंटेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं, या तो असर्टिव बोले या अफर्मेटिव बोले, वैसे बात एक ही है। सब्जेक्ट प्लस वॉज, फिर वर्ब, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, या फिर हम इसको वही फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, नॉट, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में वॉज, वर, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इट वॉज रेनिंग हैविली येस्टरडे, कल बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। अब ये पास्ट है और वो भी हम कंटिन्यूस में बता रहे हैं कि ये पास्ट तो है बट ये चीज़ चल रहा, ये कंटिन्यूस थी ये चीज़। द बर्ड वर फ्लाइंग इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ रहे थे, यानी वो चीज़ पास्ट हो गई, थे उड़ रहे, तो ये कंटिन्यूस हो गया। Why was she white washing in the room? वो कमरे में सफ़ेदी क्यों कर रही थी? बहुत ही कोई अजीब सा जुमला है। आसिफ was not playing hockey, आसिफ हॉकी नहीं खेल रहा था। अब ये नेगेटिव आ गया जुमला हमारे पास। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे इन्होंने वॉज लगाया है, आसिफ के साथ सिंगल है आसिफ, सिंगुलर है आसिफ, फिर वॉज लगाया है, उसके बाद फिर इन्होंने नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, फिर आईएनजी फॉर्म है जो हमारी फोर्थ फॉर्म है, या तो फिर फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है और आईएनजी लगा देते हैं उसके साथ, और हॉकी या ऑब्जेक्ट है हमारे पास। आसिफ सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव है इसलिए लगा है, और प्ले फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसके साथ, या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेइंग होती है, और हॉकी ऑब्जेक्ट। Today we are talking about future continuous tense. So इसके अंदर हम shall be या फिर will be यूज़ करते हैं as a helping verb, और वो भी subject के बाद। Shall be और will be is used as helping verb after the subject according to its nature. Shall be या will be यूज़ हो गया। इसके बाद हमारे पास एक स्टेप ये है कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं एज अ, और उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म मतलब आईएनजी लगा देते हैं, या फिर हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। जैसे कि ईट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, और ईटिंग वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं उसको, ओके। और नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लग जाता है जैसे मैंने बताया था, और शैल और विल से पहले। यानी शैल और विल फिर नॉट। फिर इंटरोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल विल जो है स्टार्टिंग में आ जाता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर असर्टिव सेंटेंस है, दोनों में एक ही तरह का स्ट्रक्चर बनता है। सब्जेक्ट प्लस
शैल या फिर विल, और ज़रूरी नहीं है हम शैल लगाएं, हम शैल को ओमिट करके सिर्फ विल भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली शैल आई के साथ लगता है। और फिर बी लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर कोई भी एक्स्ट्रा जो। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस शैल, फिर विल, उसके बाद फिर नॉट, फिर बी, और फिर सेम एज इट इज़। इंट्रोगेटिव में शैल और विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, और सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट। आई शैल बी, अब शैल आ गया, बी आ गया, और आईएनजी फॉर्म आ गई। शैल बी रीडिंग सम बुक बाय द टाइम वी शैल नॉट बी डूइंग आवर वर्क। शैल वी बी going for a visit? I shall be sleeping in my room. She will not be arguing with me. The girls will be singing the song. Will the boys be playing cricket? Arshad will not be buying the vegetables. Will the servant making tea for the guest? सारी examples हैं. And the end is in perfect tense. में ये सबसे पहले तो has और have यूज़ होता है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट मीन्स थर्ड फॉर्म, कि भाई इस सेंटेंस में ये हमारी चीज़, हमारी बात, हम जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं वो परफेक्ट टेंस है, तो उसमें हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। जैसे अगर गो, वेंट, गॉन है तो हम गॉन लगाएंगे अपने परफेक्ट सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसके अंदर नॉट ऐड कर देंगे, और फिर वही हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव उसके बाद लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैज़ और हैव फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग में, और फिर अगर उसके अंदर भी नेगेटिव है तो वहीं पे फिर नॉट लगता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास परफेक्ट, यानी ये चीज़ मैं कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, चुकी हूँ, इसका मतलब ये कि हमारे पास सबसे पहले अफर्मेटिव और असरेटिव में देखें तो वो भी सिंपल सेंटेंस की बात कर लें तो सब्जेक्ट आता है, हैज़, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, सिंपल। और नेगेटिव सेंटेंस में वही सेम रूल है, बट वहाँ हमारे पास तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नेगेटिव यानी कि नॉट लग जाएगा, तो उसे हम नेगेटिव बना देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो भी कहना चाहें हम उसे कह सकते हैं। हैज़ एंड हैव लगेगा स्टार्टिंग में, और फिर सब्जेक्ट आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। इसी तरह हैव द बॉयज़ फिनिश देयर वर्क। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ समझ लें कि जब भी हमारे पास प्लूरल है, कोई भी प्लूरल से रिलेटेड बात हो रही है कि दे, वी, तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। बट आई प्लूरल नहीं होता, लेकिन आई के साथ भी हैव लगता है। इसी तरह कोई सिंगुलर है, शी, कोई भी नाम है लड़की का, कोई भी लड़के का नाम है ही, तो उसके लिए हम जो है हैज़ लगाते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं। शी हैज़ वॉश्ड द क्लोथ्स। ओके, द एंड इन टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर हैड यूज़ करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो वर्ब हमारे पास सब्जेक्ट। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे मैंने बताया था कि परफेक्ट मीन्स तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगनी ही है। और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आएगा हमारे पास सबसे पहले शी। इसी तरह हैड लगाया कि वो परफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सबसे पहले कर चुका था, कर चुकी थी, वो काम हो चुका था, उससे रिलेटेड बात हो रही है।
नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर नॉट आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी सेम एज दिस. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा. ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क. द एरोप्लेन हैज़ ये had Bushra swept the room before evening. Had you forgetting of doing my homework? The girl had stolen the game from your bag. And the end. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये यूज़ करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या. ये नेचर को बताता है, जैसे कि हमारी आगे की बात कि हम उस बात को कर चुके होंगे. परफेक्ट है वो बात कि हाँ ये चीज़ हम कर लेंगे, कि इतने साल बाद जाके मैं इंजीनियर बन चुका होऊंगा या मैं ये कर चुकी होंगी, ये अचीव कर चुके होंगे गोल या वॉट एवर जो भी. नेगेटिव में सबसे पहले तो नॉट लगता है और नेगेटिव मीन्स यही कि कोई भी सेंटेंस में किसी भी इनकार की बात हो रही है, यानी कि ये चीज़ से मना किया जा रहा है या वो चीज़ से निगलेक्ट किया जा रहा है. और इंट्रोगेटिव में कोई भी सवाल पूछा जा रहा है, उसमें शैल और विल स्टार्टिंग में आ जाएगा. और इसमें हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव यूज़ होता है और वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं. परफेक्ट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, मैंडेटरी हो जाता है हमारे पास, कंपल्सरी. अफर्मेटिव असर्टिव में सेम वही रूल है कि हमारे पास सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव लगाएंगे, विल हैव या ये शैल हैव. और थर्ड फॉर्म मोस्टली आई के साथ शैल लगता है, बट आई के साथ भी विल लगा सकते हैं तो हम शैल को ओमिट कर सकते हैं यानी छोड़ सकते हैं. तो सब्जेक्ट यानी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा अगर हम आई विल हैव भी लिखें तो भी सही है और आई शैल हैव लिखें तो भी सही है. और नेगेटिव सेंटेंस है तो वही नॉट लग जाएगा, बाकी सेम एज़ जो हमने अफर्मेटिव और असर्टिव के साथ किया है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है पूरी, कि फॉर एग्जांपल ये इसका फॉर्मूला है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि वी शैल हैव बॉट द न्यू कार. जितने ज़्यादा सेंटेंसेस सब हम बनाएंगे, इसको लिखेंगे, सब जब तक लिखना नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, समझने के बाद फिर जब हम उसको लिखेंगे तो हमें जब सेंटेंस बनाना आ जाएगा, अच्छे से लिखना आ जाएगा, समझ आ जाएगा, उसके बाद ही फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स का कोई मकसद होगा कि हम इंग्लिश को सीख कर बोल भी सकेंगे, कह भी सकेंगे, किसी से बात भी कर सकेंगे. आई शैल हैव कैरन रेडी फॉर गोइंग टू माई ऑफिस बिफोर 6 o'clock. और उसी के बाद हमारा एक्सेंट भी अच्छा हो सकेगा. नाउ आई थिंक द एंड. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब मैंने आपको ये बताया था कि परफेक्ट टेंस है तो हमें इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगानी होती है, और मैंने ये भी बताया था कि अब कंटिन्यूस टेंस है तो इसके अंदर हमें आईएनजी फॉर्म लगानी होती है. तो अब हमें फॉर्म कौन सी लगानी होगी, परफेक्ट की या कंटिन्यूस की. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट टेंस होती है. इसी तरह अगर हम देखें तो जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था कि हमने हैज़ और हैव लगाया था, इसी तरह यहाँ पे हैज़ और हैव तो लगेगा बट बीन लग जाएगा आईएनजी फॉर्म के बजाय. हैव बीन, हैज़ बीन. इसी तरह जो हमारे पास सिंगुलर होंगे तो उनके साथ हम शी हैज़ बीन इस तरह यूज़ करेंगे. और जैसे आई है, आई के साथ आई भी सिंगल है बट उसके साथ हैव यूज़ होगा, आई हैव बीन. बट कोई भी प्लूरल होगा, दे हैव बीन हो जाएगा, वी होगा प्लूरल होगा तो वो भी हमारे पास वी हैव बीन हो जाएगा. वी कब यूज़ होता है, वी कब यूज़ होता है जब हमारे पास हम अपने से रिलेटेड और किसी और से रिलेटेड भी बात करें हो तब हमारे पास वी यूज़ होता है. सिंस, फॉर,
पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बताने के लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ करते हैं इसमें। और इन नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास नॉट आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हैज़ और हैव हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव और व्हाटएवर इंटरोगेटिव व्हाट यू से। अफर्मेटिव और असर्टिव। सब्जेक्ट आएगा फॉर सबसे पहले, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस होगा, उसके बाद फिर हैज़ और हैव आएगा, फिर बीन आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी और ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर और व्हाटएवर जो भी हमारी लोकेशन है वो। बाकी इसी तरह नॉट, उसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हैज़ और हैव पहले आ जाएगा, बाकी सेम एज जो हम लिखते हैं। I have been studying in the study for the last 5 years. Aslam has been learning the lesson since morning. अब ये है हमारे पास क्वेश्चन है, Has Zareen been teaching English in this school since 1998? तो ये एक सेंटेंस, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम नॉट लगाते, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। और जैसे कि अब दे मैंने बताया था, दे के साथ हैव लगता है, इट है तो इट के साथ हैज़ लगता है। एंड आई थिंक इट्स डन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जैसे मैंने बताया था वैसे ही हमारे पास हैड लगेगा, बीन लगेगा और हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस, फॉर, नेगेटिव सेंटेंस के साथ नॉट, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के साथ हमारा हैड है तो वो स्टार्टिंग में लग जाएगा। और अब अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी फॉर्म और फिर वही सिंस, फॉर। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास हैड, नॉट, बीन, इसी तरह ये सब ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल सेम एज जैसे हमने पहले पढ़ा था। ही हैड बीन, अब ये चीज़ हमारे पास परफेक्ट तो है बट ये चीज़ कंटिन्यूस भी है कि उर्दू जुमले में के आखिर में जैसे हम लिखते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, इसी तरह हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ वक्त की जो बताई भी होती है उस पर इशारा किया जा रहा होता है कि ये सिंस इतने टाइम से ये चीज़ हो रही है, इतने टाइम तक ये चीज़ हुई, फॉर इस टाइम के लिए हो रही है या होगी। और ही हैड बीन लिविंग, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ही हैड बीन लिविंग इन माई हाउस सिंस 2002। सायरा हैड नॉट बीन सुइंग द clothes since 1 week. Naseem had not been going to his college for 3 days. इसी तरह ये हमारे पास इंट्रोगेटिव है तो had your elder sister been supporting you with money for 1 month? क्या तुम्हारी बाजी 1 महीने से तुम्हें पैसे दे रही थी? तो ये एक सेंटेंस भी हो गया और इसमें हमारे पास ये परफेक्ट भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया कि दे रही थी और परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूस भी है। आई थिंक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज़ डन। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जैसे मैंने बताया था फ्यूचर परफेक्ट में कि हैज़ विल हैव लग जाता है तो विल हैव शैल हैव लग जाता है। इसी तरह यहाँ पे आगे ऐड हो जाता है बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास बीन तो आता ही है सब में और हमारे पास वही सेंस ऑफ और टाइम बता दिया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, आईएनजी फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैव बीन। इसी तरह हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो हैव बीन हैव स्टार्ट में आ जाएगा। और अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस है तो हमारे पास सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सेंस, फॉर, लोकेशन, जो भी प्लेस या कोई भी थिंग। टी मीन्स प्लेस और थिंग मीन्स ऑब्जेक्ट।
प्लेस और थिंग। नेगेटिव सेंटेंस है तो या सेम एज, बस नेगेटिव इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव है तो हैव और बीइंग के बीच में नॉट लग जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें शैल और विल सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, और फिर एट द एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। Mr. Ahmed will have been teaching at this school since 2004, sorry. Will brother have been helping her for the last 1 week? अब ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड बात हो रही है कि क्या भाई गुज़िश्ता 1 हफ्ते से उसकी मदद कर रहा था, तो ये एक सवाल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और इसका विल यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया है। इस जैसे यहाँ पे अब ये शैल हैव, मैंने बताया था आई के साथ शैल लगता है और आई के साथ हम विल भी लगा सकते हैं, तो हमारा वो सेंटेंस गलत नहीं होता। डन। एंड लास्ट थिंग इज़ दिस कि हैज़ बीन डन का मतलब कर दिया गया है, और हैज़ बीन गिवन का मतलब दे दिया गया है। तो ये थोड़ी एक चीज़ थी जो मैंने आपको बता दूँ, और आई थिंक नाउ इट्स डन। पैसिव वॉइस, अगर हमारे पास प्रेजेंट, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक्टिव वॉइस वो होती है जहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा होता है और ऑब्जेक्ट एंड में, यानी सिंपल सेंटेंस। पैसिव वॉइस वो होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है और सब्जेक्ट एंड में होता है, यानी कि अब अली ने ये काम किया, कोई भी काम, अली ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो अब होमवर्क पूरा कर लिया अली ने, तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया। एंड अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हो तो उसको हमने एक्टिव और पैसिव में कैसे चेंज करना है, गो, गोस, तो वो पैसिव में जाके इज़ गॉन या आर गॉन हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वेंट, और वेंट से फिर वॉज गॉन, वर गॉन हो जाएगा, वर गॉन प्लूरल के साथ, वॉज गॉन सिंगुलर के साथ, इज़ गॉन सिंगुलर के साथ, तो फिर आर गॉन प्लूरल के साथ प्रेजेंट में। इसी तरह पास्ट में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल या गो, विल गो या शैल गो आएगा, तो इसी तरह यहाँ पे विल बी गॉन और शैल बी गॉन आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इन, एम, आर, गोइंग, इज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे जब वो पैसिव साइड आएगा तो इज़, एम, आर, बीइंग, गॉन, ये हो जाएगा। इज़ बीइंग गॉन हो जाएगा, एम बीइंग गॉन हो जाएगा, आर बीइंग गॉन, इस तरह आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वॉज गोइंग, वर गोइंग, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव करेंगे तो वॉज बीइंग गॉन आ जाएगा या वर बीइंग गॉन आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड गॉन आ जाएगा, हैड बीन गॉन पैसिव में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ गॉन या हैव गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हैव गॉन, हैज़ बीन गॉन या हैव बीन गॉन। फ्यूचर परफेक्ट कैन, मे, मस्ट, गो, यानी कि कैन गो हो जाएगा, मे गो, या फिर मस्ट गो हो जाएगा। कैन, मस्ट, बी गॉन और ने, यानी कोई भी परमिशन ली जा रही है, कैन, मे, कैन आई, मे आई, इस तरह करके। अब हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ प्रोनाउन है कि अगर हमें प्रोनाउन को चेंज करना है, एक्टिव में होगा तो वो इस तरह रहेगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। बट वो पैसिव में जाएगा, वही चीज़ जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, ये स्टार्टिंग में लगता है। और अगर यहाँ पे हमारे पास जब हम पूरे सब्जेक्ट को एंड में लेके जा रहे हैं, फोकस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जब हम
अपना सब्जेक्ट रखेंगे तो वो मी बन जाएगा, अस हो जाएगा, यू हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हर बन जाएगा, शी से हर हो जाएगा, इट ही रहता है, दे से देम हो जाएगा. और ये कुछ रूल्स है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, द सब्जेक्ट जो है हमारे पास उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता. द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट. Always use third form of verb. The preposition by is placed before the object. If verb in the sentence is in first form, then by using above method place is mr before the verb according to subject. You write a letter. A letter. अब ये आ गया पहले, पैसिव में चेंज हो रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ गया, और इज़ रिटन बाय यू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इज़ एम आर लग जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल. If verb is in second form, by using above method place was were before the verb according to subject. I bought. अब ये second form of verb है तो उसके साथ this news अब object पहले आ गया जो end में था, was लगेगा और brought by me. अब अगर हमारे पास इफ़ शैल और विल लगा हुआ यानी फ्यूचर टेंस है, इज़ used in the sentence, then by using the above method write shall be or will be before the verb. He will make a chair. A chair will be made by him. By आ गया यानी कि चेयर बनाई गई उसके ज़रिए. क्या if the helping verb is mr, was were is used in the sentence, then by following above method place being, यानी कि is mr was were यूज़ हो रही है यानी ing फॉर्म यूज़ हो रही है आगे, तो आगे हमने उसकी जगह being लगाना है before the helping verb. According to subject, the boy is telling a lie. A lie is being. अब ये ing फॉर्म इसके अंदर कन्वर्ट यानी कि ये इसका पूरा काम कर रही है ये being, तो हम यहाँ पे told लिख देंगे, told by the boy. The girl is reading a book. A book होना चाहिए. Books are being read by the girl. Read ये second form of verb है. रीड की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड होती है, फिर रेड होती है, बट इसकी स्पेलिंग यही होती है और आगे रीड होती है. दे विल प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम. शी वॉज ईटिंग टॉफ़ी. टॉफ़ीज वर बीइंग ईटन बाय हर. इफ़ द सेंटेंस consist of has, have or had, then by following the above method put been after these words according to subject. कि हमारे पास अगर have और had है या has है तो हमने उसे कैसे चेंज करना है. आसिफ हैज़ ईटिंग मैंगोज, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा. मैंगोज हैव बीन ईटन बाय आसिफ. बीन कब यूज़ किया हमने कि हमने फ्यूचर टेंस में परफेक्ट टेंस में हमने बीन यूज़ किया थर्ड फॉर्म के बजाय. और फॉर एग्जाम्पल आई हैड completed the work अब ऑब्जेक्ट है पहले आ जाएगा. the work had been completed by me. इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले अगर लेट लगा हुआ है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट पहले आता है, पैसिव में है बी, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प मी. सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ हो रहा है. जैसे मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस वो कि ऑर्डर, एडवाइस, किसी को एडवाइस दी जा रही है, ऑर्डर के कमांड हो रहा है किसी को, और हेल्प मी रिक्वेस्ट हो रही है, लेट मी बी हेल्प्ड. Sing a song, let a song be sung. Open the door, let the door be open. Don't eat this fruits, let not this fruit be eaten. Simple. Hey viewers, welcome back to our channel. Dear viewers, today we are diving deep into the world of punctuation, a topic often overlooked but
absolutely essential for effective communication. Whether you are a student looking to ace your writing assignments, professional aiming to enhance your emails, or simply someone curious about the rules that shape our language, this video is for you. Join us as we unravel the mysteries of punctuation and unlock the power it holds in making your words come alive. But before we jump into the nitty gritty, be sure to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss any of our grammar and writing tips. Let's get started. Punctuation. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी सेंटेंस हमें बनाना है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब उसके एंड में, उसके बीच में कब क्या पंक्चुएट करना चाहिए, उसको क्या चीज़ उसके लिए नीडेड है. ओके, व्हाट इज़ पंक्चुएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, द आर्ट ऑफ सेपरेटिंग कॉम्पोजिशन बाय मीन्स ऑफ मार्क्स. अलग अलग तरीके के मार्क्स, जैसे ये फुल स्टॉप, कॉमा, और वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर, यानी कि उसके बीच में या उसके बहुत सारे पैराग्राफ के बीच में फुल स्टॉप आ जाए, या फिर बहुत सारे नामों के बीच में हमारे पास कॉमा आ जाए, कॉलन, डैश, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमास, किसी भी बात को कोट करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है. कैपिटल लेटर्स भी हमारे पास पंक्चुएशन में ही आते हैं, बट वो इट डिपेंड्स कि अगर कोई स्पेशल कंट्री है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से रिलेटेड बात करें, प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट का पी हमेशा बड़ा होता है, ये है. और इसी तरह हमारे पास फर्स्ट लेटर जो होता है सेंटेंस का, तो वो कैपिटल होता है. एंड फुल स्टॉप बिल्कुल सेंटेंस के एंड में आता है, जैसे कि सबको पता ही होगा. और कॉलन, ये किसी के कोट को बताने के लिए, यानी उसकी कोटेशन को, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल माय मदर सेड, तो उसके आगे हम इस तरीके से ये कॉलन लगाते हैं, ये वाला. और सेमी कॉलन. अब सेमी कॉलन हमें ये जुमले के जो बुनियाद होती है, यानी कि उसकी जो टुकड़ों को, उसको अलहदा करने के लिए, कि ये चीज़ व्हेन इट इज़ साइलेंस एवरीवेयर, नो डिस्टर्बेंस एंड नो नॉइस, देन इट इज़ द रियल टाइम ऑफ स्टडीज़. तो जुमले को एक असाइड पे सेट करने के लिए, उसको सेट करके उसके बाद फिर हम सेमी कॉलन लगाते हैं. ओके, नेक्स्ट, कॉमा. कॉमा मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम, उसके बीच में कॉमा लगता है, जैसे कि शी यूजेस फेस पाउडर, कॉमा, ब्यूटी क्रीम, कॉमा, आईलाइनर, आई शेड, फाउंडेशन बेस, लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इन हर पार्टी मेकअप. He has lost his lands, money, reputation and friends. एंड यहाँ सिर्फ कॉमा है. और अब मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन वो कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट मीन्स क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके एंड में सवालिया निशान आता है, इट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क आता है. क्वेश्चन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. कोई भी सवाल पूछा जा रहा हो, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा हो, तो उसके एंड में हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगता है. अब उसका आंसर किसी भी टाइप का हो, इफ़, हैव, डू से स्टार्ट हो, कोई भी, सिर्फ उसमें आस्क, किसी से कोई चीज़ पूछी जा रही हो, आस्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगता है? जब भी हमारे पास किसी को ऑर्डर किया जा, मतलब किसी चीज़ के बारे में बताया जा, और सबसे इंटरजेक्शन है. अब इंटरजेक्शन में हमें बता रहे हैं अलास, हुर्रा, तो इससे रिलेटेड ये इससे पहले भी
हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। डैश कब लगता है? ये अचानक ठहरा, यानी कि बिल्कुल अचानक से ठहरने पे और जो है किसी भी बात के चेंज होने का बता रहा हो तो वहाँ डैश लगता है। इन्वर्टेड कॉमास किसी की बात कोट करने को, किसी की कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कि स्पीक योर सेल्फ काशिफ सजेस्टेड फायदा। पैरेंथेसिस, ये इट मीन्स शॉर्ट में बोलो तो ब्रैकेट। अब ये क्यों यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम एक सेंटेंस को सेपरेट कर सकें और पोर्शन बना दें उसके दूसरे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के। एक पूरा सेंटेंस होगा, उसके अंदर एक अलग से उसका पोर्शन बना दिया जाए कि शी गेन फ्रॉम हेवन, इट वॉज ऑल, शी विश्ड अ सन। तो इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे इसको ये चीज़ अलग करके लिख दी, इस पूरे सेंटेंस को भी बना दिया, और इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने एक शॉर्ट सी बात भी लिख दी, हाइफन। अब या तो ये तब यूज़ होता है जब नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स, अकाउंट नंबर्स, कार्ड नंबर्स को ब्रेक करने के लिए, कि कोई भी फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो उसके बीच में ये इस तरह का हाइफन मतलब डैश आता है। और या तो ये इसलिए यूज़ होता है कि कंपाउंड वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इसी तरह। अपोस्ट्रफी तब ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस में लगता है, और इसी तरह जैसे हम अगर 7 o'clock बोलेंगे तो ओ के ऊपर अपोस्ट्रफी होगा, और डिड नॉट बोलेंगे तो इसके ऊपर नॉट के ऊपर अपोस्ट्रफी होगा। It is used to denote the omission of one or more letters or figures, whatever. And capital letters जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग द सेंटेंस के, जब एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसकी बिगनिंग में, तो हम उससे कैपिटल लेटर लगाते हैं। कोई भी स्पेशल कंट्री हो गई, प्रॉपर नेम हो गया, या फिर हमारे पास कोई भी स्टेट हो गई, या फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड नेशन का UNO से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा UNO, उसको कोई एब्रीविएशन हो गई उसको भी हम कैपिटल लिखते हैं। और कोई गल्फ स्टेट, इसी तरह हमारे पास मंथ्स नेम है तो फिर मंथ्स नेम में उसकी स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल होता है। इसी तरह हम अगर आर्टिकल्स लगाते हैं, आर्टिकल्स अगर हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर AN दा, तो वो कैपिटल होता है। बट अगर हम उसको बीच में कहीं पे सेंटेंस में लगा रहे होते हैं, तो फिल कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और इसी तरह अल्लाह, गॉड, जैसे मैंने बताया, प्रॉफिट, पाकिस्तान, इसी तरह ये सारे जो हैं ये भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। ओके।